नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल के अंदर अपने इकाई सेकंड पाठ नंबर है अपना 10वां मानव बस्तियाँ, जिसका पाठ नंबर 1 पहला जो इसका क्लास थी इस पाठ की वो अपने पीछे कर चुके हैं। उसके अंदर जो मुख्य टॉपिक थे इस पाठ से संबंधित जो शब्दों की परिभाषाएं थी उनके बारे में अपने अध्ययन किया और उनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी अपने किए। आज की इस क्लास का पार्ट नंबर 2 इस पाठ का पार्ट नंबर 2 अपने आज करते हैं। 32 प्रश्न तक अपने पीछे कर चुके थे। आज इसके आगे 33वां प्रश्न है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आ जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन शहरों को आधारभूत सुविधा, साफ स्वायत्त पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान कराना है। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें अपने ध्यान रखने प्रशासनिक इकाई है, तो प्रशासनिक जो इकाई है वो किसी न किसी राज्य की राजधानी होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की है। इसके बाद औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर वो अपना भिलाई के अंदर है। इसके बाद करें अगर अपने पर्यटन नगर हैं, तो पर्यटन जहाँ पे घूमने के लिए आते जाते हैं लोग, तो वो आ जाएगा शिमला के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जो बचता है शैक्षणिक जो नगर है वो रुड़की के अंदर होगा। तो इस तरीके से इसका मिलान अपने को करना है। इसके बाद बात करें आगे 35 नंबर प्रश्न की, ग्रामीण अधिवासों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसमें ये अपने प्रकार जो है उसको ध्यान में रखना है। सघन भी कहते हैं, गुच्छित हो जाएगा, पुंजित, सहत यानी कि समूह जो समूह के अंदर रहते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास है। तीसरा हो जाएगा मिश्रित अधिवास और चौथा हो जाएगा पल्लीकृत या पुराना अधिवास। प्रश्न संख्या 36 है, गंगा सतलज के मैदान मालवा के पठार में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सघन अधिवास है। मैदानी भागों के अंदर सघन अधिवास पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न में प्रकीर्ण अधिवास की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो अधिवास छितरे हुए तथा बिखरे हुए होते हैं, ये इसकी विशेषता हो जाएगी, यानी कि दूर दूर अपने को देखने को मिलते हैं आवास। 38 नंबर प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा मरुस्थलीय प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकांकी अधिवास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में कोई दो आधारभूत अंतर बताइए। तो इसमें अंतर अपने को ग्रामीण और नगरीय के अंदर, तो ग्रामीण के अंदर जो जीवन यापन होता है, अपनी जो जीविका चलाने का जो साधन होता है वो भूमि पर ही आधारित होता है, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से ही करता है। तो इसमें अपने को लिखना है, ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। और नगरीय बस्तियों में देखना है कि नगरीय बस्तियां एक कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती है। दूसरा है, ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, यानी कि अपने एक जगह पे जहाँ पे आवास बना लिया वहीं पे टिके रहते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। गांवों में जो लोग रहते हैं तो उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं आस पड़ोस में या पूरे गांव के अंदर वो घनिष्ठ होते हैं, पक्के होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग, जो जीने का ढंग है वो जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं, लगभग अपने काम से ही मतलब रखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का नाम बताते हुए वर्णन कीजिए। तो
बड़ा प्रश्न इसमें ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है, लघु उत्तरात्मक तक के ही आएंगे। तो आपको किसी भी ग्रामीण बस्तियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में किसी एक दो के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे गुच्छित का हो सकता है कि वो वर्णन करने के लिए बोल दें, या गुच्छित ग्रामीण बस्तियों पर टिप्पणी करने के लिए बोल दें, या गुच्छित ग्रामीण बस्तियाँ उनके उदाहरण। इस तरीके से जो चार प्रकार हैं अपने ग्रामीण बस्तियों के, उन्हीं में से किसी भी एक के ऊपर टिप्पणी या उसका वर्णन करने के लिए या उसको उदाहरण सही समझाने के लिए बोल सकता है। तो अपने को चारों ही अच्छे से पता होनी चाहिए। तो पहले बात करें गुच्छित बस्तियाँ। तो गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सहंत का समूह है अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, आरिया, रेखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। तो इसमें ध्यान रखना है, मध्य भारत के अंदर बुंदेलखंड और नागालैंड के अंदर इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ प्रक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने के प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहंत गांव के संप्रथन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। यानी कि जो गुच्छित बस्तियां हैं उसी का विखंडन होने से ये अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है, उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग, यानी कि जो गुच्छित बस्तियां हैं उसमें जो समाज है उसी समाज के एक या कोई दो चार समाज के जो वर्ग हैं, जाति वर्ग बोल लो या जैसे भी, वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से या किसी के बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। उसके बाद फलीकृत बस्तियां हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंट जाती है, किंतु उन्हीं का सबका नाम एक रहता है। यानी कि काफ़ी बड़ा हो जाने के बाद वो काफ़ी इकाइयों में बंट जाती है। यानी कि एक ही गांव के अंदर काफ़ी बड़ा गांव हो जाए तो उनको अलग अलग इकाइयों के अंदर बांट दिया जाता है, लेकिन उनका नाम क्या रहता है, एक ही रहता है। जैसे अपने पंचायत को समझ लें कि ग्राम पंचायतें पहले, जब पहले का टाइम था तो उसमें एक काफ़ी सारे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे गांवों का आकार बढ़ता गया तो वो पंचायत है वो अलग अलग पंचायतें हैं वो उसके अंदर बंट जाती हैं। तो इसी प्रकार से इकाइयों में बंट जाती हैं, किंतु उनका नाम जो है वो एक ही रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाना, पाड़ा, पाली, नगला, डानी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। तो इनके थोड़े से अपने को साथ में उदाहरण है वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। उदाहरण भी अपने से ये इनके पूछ सकता है। इसके बाद करें अगली जो प्रकार है ग्रामीण बस्ती का, प्रक्षिप्त बस्तियाँ। तो भारत में प्रक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोंपड़ियाँ जो बनाकर लोग रहते हैं, अथवा झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों, चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये आ जाएगा अपना प्रक्षिप्त बस्तियाँ आ जाएंगी, जो जंगलों के अंदर झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, या जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे खेती भी करते हैं और साथ साथ छोटे छोटे झोंपड़ियाँ बनाकर भी रहते हैं।
उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय नगरों को वर्गीकृत कीजिए। अब जो नगरों की बात करें, जो नगरीय बस्तियां हैं, उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आ जाएगा प्रशासन शहर, जहाँ की राजधानी जो अपने जिसको अपने बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई ना कोई प्रशासनिक निर्णय किए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, तो उनको होता है प्रशासनिक नगर। उच्चतर प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन शहर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया जो पंजाब और हरियाणा के लिए है, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। तो ये हो जाएंगे प्रशासनिक शहर या नगर। उसके बाद आता है दूसरा औद्योगिक नगर है। तो ये अपने नगरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला है प्रशासनिक, जहाँ पे प्रशासन का जो मुख्यालय होते हैं। दूसरा बात करें औद्योगिक, तो जहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, लगे होते हैं, उनका विकास होता है, विनिर्माण होता है। मुंबई हो गया, सैलम, कोयबटुम्बर, मोदीनगर, जमशेदपुर हो गया, हुंगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। उसके बाद परिवहन नगर की बात करें, तो जिसमें आयत निर्यात होता है, जहाँ पे आयत और निर्यात कार्य होते हैं, उसको बोलते हैं परिवहन नगर। ये पतन मतलब बंदरगाह से लेना अपने को। नगर जो मुख्यतः आयत और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की दूरियां जैसे दुलिया, मुगल सराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। तो इनके उदाहरण जो है अपने को दो तीन सभी के ध्यान में रखने हैं। उसके बाद वाणिज्य नगर, तो व्यापार से संबंधित जो भी काम होते हैं उसको इसके अंदर रखा जाता है। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है, जैसे कोलकाता, सहारनपुर है, सतना इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद आता है खनन नगर है। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए, जैसे रानीगंज, जरिया, डिंगबोई, उसके बाद अलंकेश्वर, सिंगरौली इत्यादि हैं। इसके बाद बात करें अगला जो अपना प्रकार आता है नगर का, उसके अंदर आ जाएगा गैरिसन, जो कि छावनी जिसको अपने बोलते हैं। इन नगरों का उद्देश्य गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, यानी कि छावनियाँ जिसको होती हैं अपनी, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। उसके बाद आता है अगला प्रकार नगरों का धार्मिक और सांस्कृतिक नगर है। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति से जाने माने शहर होते हैं, तो वो धार्मिक के अंदर आ जाएगा, जैसे वाराणसी है हिंदू धर्म के अंदर, मथुरा, अमृतसर है, मदुरै, पुरी, अजमेर के अंदर भी बात करें तो पुष्कर है, जैसे अजमेर के अंदर दरगाह भी है। तो इस तरीके से तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार हो गया, उज्जैन, जो अपने स्पष्ट धार्मिक महत्व या सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। उसके बाद शैक्षिक नगर है, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर महारत हासिल है। मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए, जैसे रुड़की है, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद ये आ जाएंगे। उसके बाद बात करें पर्यटन नगर की, पर्यटन नगर जहाँ पे पर्यटन लोग दूसरे देशों से घूमने के लिए जैसे आते हैं, देसी विदेशी जो होते हैं, तो इसमें आ जाएगा नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान हैं। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद बात करें कि 42 नंबर प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या है ये स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इन योजनाओं में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में
अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये पूरा का पूरा जो अपना चैप्टर था 10वां मानव बस्तियाँ, जिसके अंदर अपने मोस्टली 2 टॉपिक मेन हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण का अपने को ध्यान रखना है कौन कौन सी प्रकार आते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। फिर नगर बस्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके उदाहरण कौन सी, इनकी मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने क्या सुझाव रख सकते हैं। तो इनके बारे में अपने को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को तैयार करना है। टोटल ये 5 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से 3 प्रश्न आएंगे, एक 1 नंबर का, 2 1.5 नंबर के, यानी कि लघुत्रात्मक प्रश्न। तो अगर वीडियो के अंदर जो भी अगर आपको समझाया गया, अगर वो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।